आज मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ की 70 सीटें भी विधानसभा चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है और दिन भर स्वदेश न्यूज पर अपडेट देंगे आपको। लगातार महाकवरेज स्वदेश न्यूज पर जारी रहेगी। बता दें कि सुर्खी विधानसभा से गोविंद सिंह राजपूत यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। हरदा विधानसभा से कमल पटेल ने अपना मत का प्रयोग किया है। तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। आज दिन भर आपको मतदान को लेकर जो महाकवरेज है स्वदेश न्यूज पर जारी रहेगी। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां कमलनाथ ने यहां पर मतदान किया है और पूजा अर्चना के बाद मतदान करते नजर आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी से मतदान कर दिया है और साथ ही लगातार जो दिग्गज है मतदान कर रहे हैं। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय ने मतदान किया है। तमाम दिग्गज मतदान करने पहुंच रहे हैं। लोगों से भी अपील कर रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं कि सबसे पहले इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। और काफी महत्वपूर्ण 230 सीटें मध्य प्रदेश की हैं, क्योंकि इस बार कौन सत्ता पर काबिज होगा। 18 साल से बीजेपी जो काबिज है, सत्ता विरोधी लहर जिसे कहा जा रहा था, क्या बीजेपी के सामने चुनौती रहेगी या कांग्रेस इस बार फिर वापसी करेगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे चुनावी कवरेज पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका हम तारुफ करा देते हैं। मेहमान तमाम हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको अपडेट दे रहे हैं। लगातार जो दिग्गज नेता हैं वो मतदान कर रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है। बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में मतदान होगा। साथ ही वोटिंग जारी है। छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई है और कई जगह ये सीटें बताई जा रही हैं जहां पर हालात बिगड़े हैं। लेकिन व्यवस्थाओं का अगर जिक्र करें तो तमाम व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई हैं। और साथ ही छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा में विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर फायरिंग कर दी गई है। साथ ही ये बड़ी खबरें कुछ सामने आई हैं, जिसकी अपडेट आपको स्वदेश न्यूज पर हम दे रहे हैं। लगातार जो वोटिंग है वो जारी है। किसी तरह से वोटिंग प्रभावित ना हो, इसको लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी हैं। और साथ ही अगर अलग अलग सीटों की अपडेट आपको दें तो छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम कमलनाथ ने सौंसर में अपने मत का प्रयोग किया है और इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। इसके अलावा जबलपुर से साइंस कॉलेज के पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हो गई है, सिर्फ एक वोट ही डाला जा सका है। तमाम मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन सबसे पहले मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, पहले आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके से 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में आज मतदान हो रहा है, अग्नि परीक्षा इसे कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी की 18 साल की सत्ता विरोधी लहर लगातार चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस वापसी करने के पूरे मूड में है। किस तरीके से इस पूरे 230 सीटों को देखा जाए और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज़ की तरफ से सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि वो सबसे पहले जाके मतदान करें। लोकतंत्र का महापर्व है और मैं खुद सबसे पहले जाके मतदान करके आ गया जी। तो मेरा ये कहना है कि जो आपने सवाल किया कि 230 सीटों पर किस तरह की स्थिति है, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम चीज़ों को लेके बात हो रही है। लगातार जो चुनाव प्रचार हुआ वो भी आप देखिए किस तरह से हुआ है। एक अभी आपने देखा होगा कि अंतिम चुनाव के अंतिम चरण में आपने देखा होगा कि मामला जो खानदान तक या परिवार तक आगे चुनाव में टिक गया। तो ये सब सारी चीज़ें, आरोप प्रत्यारोप, तमाम चीज़ें चुनाव की एक तरह से प्रक्रिया में चलती रही हैं। जहाँ तक मुख्य मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी और भी तमाम चीज़ें हैं, इन पर कम चर्चा हुई है, बजाय इसके कि दूसरी बातों पर ज़्यादा चर्चा हुई है। बयानों को लेके आपस में सभी दलों में आपस में नोक झोंक हुई है और ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन एक चीज़ और आप देखने को मिलेगा कि ये जो सत्ता का जो सेमीफाइनल माना जा रहा है, निश्चित रूप से इसे माना जा सकता है, क्योंकि 2024 में चुनाव है और 2024 में जो चुनाव है उसके पहले 5 राज्यों के नतीजे बहुत कुछ निर्धारित करेंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की जो है प्रक्रिया अलग अलग होती है और उसकी जो एक तरह से दोनों का पैटर्न भी अलग होता है, लेकिन फिर भी एक तरह से माना जा सकता है कि एक रुझान, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखिएगा ऋषभ जी, मध्य प्रदेश में के मन में मोदी, यानी तो मोदी जी एक बहुत खास चेहरा थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ चेहरा थे। तो दोनों फेस देखिए, आज का अखबार देखिए तो 2 ही फेस दिख रहे हैं। एक तरफ मोदी भास्कर में या बड़े अखबारों में और दूसरी तरफ जो है कमलनाथ। तो इन्हीं लोगों के हमको लगता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार जो है मोदी वर्सेस कमलनाथ हो गया। तो ये एक जो है सबसे बड़ी बात है एंटी इनकम्बेंसी का। जहाँ तक सवाल है, अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी
चिंतित रही है, तो शिवराज सिंह ने सबसे ज्यादा सभाएं की। और चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो एंटी इनकम्बेंसी उनको ही लेके रही होगी, तो मेरा ये कहना है कि इतनी ज्यादा सभाएं की हैं। हाँ। और ऊपर से जो केंद्र की राजनीति, केंद्र की जो सत्ता है या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार लगा रहा, तो हमें नहीं लगता कि एक तरह से विरोधाभास भी है। तो जो आने वाला जो रिजल्ट होगा वो एक बड़ा अद्भुत होगा। हाँ। बड़ा रोचक ये चुनाव चल रहा है और आप देख रहे हैं जगह जगह मध्य प्रदेश बड़ा शांति का स्टेट है, जहाँ पर इस तरह की चुनाव में घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन जिस तरह अभी आपने बताया ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 160 प्लस जो सभाएं हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की हैं, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती जो 2 लिस्ट बीजेपी की सामने आई, शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने नहीं था, साइडलाइन कर दिया गया था। क्या बीजेपी को बाद में समझ आ गया कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का वो उतना लोकप्रिय भी है, उतनी भी एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ इतनी सत्ता विरोधी लहर नहीं है, जिस तरीके से उनको बाद में लगातार फ्रंट लाइन में लाया गया और जो सभाएं उनके देखी हैं 160 प्लस सभाएं की हैं, तो किस तरीके से ये पूरे कहें कि रणनीति को देखा जाए बीजेपी की? नहीं, देखिए बीजेपी की रणनीति तो बड़ी स्पष्ट है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो है जिनका जो केंद्रीय नेतृत्व तो उनके सहारे चुनाव लड़ रहा था। और शुरू में आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस भी नहीं घोषित किया, जबकि ये चौथी बार के सीएम रहे हैं। हाँ। और 5वीं बार हो सकता हो जाए। तो मेरा ये कहना कि उस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश जो केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इतने अलोकप्रिय नेता भी नहीं है, मास लीडर हैं। और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे अगर कोई बड़ा जाना पहचाना चेहरा तो शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश में। तो जरूर, लेकिन इतनी सभाएं कराने मैंने इनकी रणनीति पर मेरा ये सवाल है कि आखिर ये क्या है। हाँ। अगर इतने लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान थे तो इतनी सभाएं किए, तमाम चीजें किए, तो उनको सीएम फेस भी बनाना चाहिए था। निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री अगर इतनी सभाएं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सवाल वाजिब है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। कांग्रेस से फराह खान जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी से राघव पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही बीजेपी से सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले फराह जी आपके पास में आऊंगा, विपक्ष में आप हैं और जिस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता आपने हासिल की, उसके बाद बड़ा फेरबदल हुआ और फिर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आई, और लेकिन इस बार तमाम मुद्दे आपने जो उठाए थे वो क्या चुनाव आते आते थोड़े ठंडे बस्ते में चले गए, या फिर किस तरीके से आज का अग्नि परीक्षा का दिन है? क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर रहेगी फराह जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अपने मत का प्रयोग करें, अपने वोट की ताकत को पहचानें, अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर वोट करें और जो सही है, जिससे आप लगता है कि आपका भविष्य के संवार सकते हैं, आप उस पार्टी को वोट करें। इसके अलावा आपने जो मुझसे सवाल किए, जो मुद्दे जो हम लोगों ने उठाए, हम विपक्ष में हम हैं, हमारा ये काम है मुद्दों को उठाना। 18 साल की जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसके सारे भ्रष्टाचार हमने उजागर किए। 250 से ज़्यादा 253 भ्रष्टाचारों की हमने पूरी लिस्ट जारी की। उसके बाद लगातार हम उन पर बात करते रहे, चर्चा करते रहे। अभी एडिटर साहब बोल रहे थे कि मुद्दों पे बात नहीं हुई। मुद्दों पे बात बीजेपी ने नहीं करी है। हमने जब भी मुद्दे उठाए, इन्होंने कोई बयानबाजी कर दी, कोई भी शगुफा बीच में लेकर आ गए। जनता को बरगलाने की, जनता को भटकाने की इन्होंने पुरजोर कोशिश की, लेकिन आखिरी तक हम मुद्दे उठाते आए हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर का भी, उनके बेटे के 2-3 वीडियो वायरल हुए जिसमें 100 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक की लेन देन की बात हुई। वो भी हमने उस मुद्दे को भी जोरों से उठाया। उस पर भी इन्होंने बड़ी सफाइयाँ दी कि ये तो एडिटेड है। पहला हमने खुद ही FIR कर दी, फिर कांग्रेस पर आरोप लगाया, लेकिन जिसने वो वीडियो जारी किया था वो खुद भी सामने आ गया और उसने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। लेकिन इसके बाद भी आप ये देखिए कि प्रियंका गांधी को तो एक किसी बयान पर ही नोटिस चला जाता है, लेकिन इतना सब कुछ सामने आने के बाद, इतनी पारदर्शिता के बाद भी ED CBI कहाँ सोई पड़ी थी? वो सतर्क क्यों नहीं हुई? नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? तो ये सारी चीज़ें हैं, जनता सब देख रही है। हम मुद्दों को लेकर ही बात करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आप देखिए, लाडली बहना योजना जो इनकी थी, आप देख रहे होंगे लगभग 6 महीने से उस पर ये बहुत ढोल पीट रहे थे। जब हमारी नारी सम्मान आई तो उन्होंने 3,000 रुपये उसको कर दिया।
तो 3000 के जो होर्डिंग्स लगे हुए आपने देखे होंगे, कई करोड़ों का उन पर खर्च हुआ, जितने की इनकी योजना नहीं थी उससे 10 गुना उस पर मुझे लगता है इन्होंने खर्च कर दिया। और जब इनका ये संकल्प पत्र आता है तो उसमें वो 3000 रुपये का कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसमें वो 1250 जो अब तक इन्होंने दिए, जो कुछ महिलाओं को मिले, सिर्फ उनका ही जिक्र है। तो इससे साबित होता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। अभी 2 दिन से भी आप देख रहे होंगे कि पेपरों में ऊपर इनके जो संकल्प पत्र के कुछ योजनाएं उस पर प्रिंट होकर आ रही हैं, उसमें भी लाडली बहना योजना के नाम पर कुछ नहीं इन्होंने छापा है। जिस योजना को मुद्दा बनाकर ये बहनों को वोट समेटने के लिए इन्होंने जो योजना चलाई और बड़े उस पर वो किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा योजना को एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा किया। तो जब फाइनली जब हम वोटिंग दिन के पास में है, उस वक्त इनकी वो योजना कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो बहनों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ प्रदेश की कि किसी प्रलोभन में आप ना आए। 18 साल का जो कार्यकाल है उसको बिल्कुल ध्यान में रखें, और जो हमारी 15 महीने की सरकार थी, हमने जो काम किए उनको भी ध्यान में रखें और सोच समझकर वोट करें। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा इस बार मध्य प्रदेश में सामने है, सबसे बड़ा चेहरा। उनके चेहरे के नाम से ही वोट यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की ओर से। इस पर कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती रहेगी? देखिए, हम सच्चाई के साथ खड़े, हम मुद्दों के साथ खड़े। अब ये चाहे मोदी जी को लेकर आ जाए, क्योंकि इनके जितने भी केंद्र के बड़े चेहरे हैं वो सभी आ चुके हैं लगभग, चाहे नड्डा जी हो, अमित शाह हो, मोदी जी हो, ये लोग तो काफ़ी। हमारी तो सभाएं बाद में शुरू की हमने, और हम तो करेंगे, हम विपक्ष में, लेकिन आप सत्ताधारी रहे हैं। आपने 18 साल से मध्य प्रदेश की सरकार को आप चला रहे और आप विकास की बड़ी ढींगे हाँकते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आप मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, आप उनकी गारंटी की बात कर रहे हैं। तो जनता को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि पूरा देश तो मोदी जी चला रहे हैं, और देश की क्या दुर्गति है, और खास करके जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी क्या स्थिति है। तो जनता सब देख रही है कि कहां पर कौन सी सरकार किस तरह से प्रदेश चला रही है और कैसे देश चल रहा है। तो जनता सोच समझकर वोट करने वाली है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आशीष तिवारी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए, उनके पास आऊंगा। आशीष जी, अग्नि परीक्षा आज आपकी है, और जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश के रण में उतारा गया, किस तरीके से आप पूरे से 230 विधानसभा सीटों को लेकर क्या आपका अनुमान है, क्या दावा करेंगे, और जो आपकी प्रतिक्रिया आज की अग्नि परीक्षा को लेकर? आशीष जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभाओं के मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदान अवश्य करें, और मतदान हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है, तो इसका पालन करें। साथ ही साथ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जहां कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही थी जिन मुद्दों का शायद आधार ही नहीं है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार संपूर्ण चुनाव के प्रचार के दौरान और आज अभी तक लगातार अपनी योजनाओं और अपने कार्यों का ही बखान किया, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य यही था कि हम चुनाव के बीच में जब जाएं तो हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमने जो काम किए हैं, वह काम जनता के बीच तक पहुंच सके और जनता हमारे कामों को देखकर ही मतदान करे, ऐसी हमारी इच्छा थी। तो हमने उस पर काम किया, हमारी पार्टी की ये उद्देश्य था, तो पार्टी ने उस पर काम किया। हमारे कार्यकर्ता बूथ पर खड़ा होकर आज मतदाताओं से भी निवेदन कर रहा है, तो इसी बात के लिए कि हमारे कामों की आप समीक्षा करिए, उसके बाद मतदान करिए। निश्चित तौर पर देखिए, 18 साल की, लेकिन एक लंबा वक्त आप सत्ता में रहे हैं। बड़ी चर्चा होगी, सत्ता विरोधी लहर है, उसके कम करने के लिए आपने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से शुरुआत में साइडलाइन किया गया, लेकिन अब जो सभाओं का दौर शुरू हुआ तो 160 प्लस सभाएं उनकी हैं। तो क्या पहले ही आप उनको फ्रंट लाइन में ला सकते थे? पहले ही आप ये उनको अगर सामने ला के मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर सकते थे? देखिए, जब लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में पहुंचता है तो उसकी एक अपनी रणनीति होती है, एक योजना होती है, और भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी एक चुनावी योजना है, और उस योजना के अंतर्गत हमने काम किया। और जहां तक बात है केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की, मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अंदर
हमारा कोई भी केंद्रीय मंत्री हो या मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हो, सबसे पहले वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता भाव के साथ ही वह पार्टी के लिए काम करते हैं और सरकार में जाते हैं तो वहां पर भी काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को दायित्व में परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार्यकर्ता की उपयोगिता जहां पर समझी उसे उतारने का काम किया है और हमारे केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और उसी कार्यकर्ता भाव के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिस कार्यकर्ता भाव के साथ उन्हें टिकट दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी आने वाला जो हमारा चुनाव का परिणाम होगा उसमें अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल और केवल कमल के फूल को प्रत्याशी मानते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। निश्चित तौर पर 3 दिसंबर का वो दिन रहेगा जब आपके तमाम दावे हम यहीं चर्चा कर रहे होंगे और देखेंगे किस तरीके से आपके जो दावे हैं कितने धरातल पर उतरे हैं। लेकिन चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आम आदमी पार्टी से राघव पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव, तिलक लगाकर आप आए हैं और लगता है मत का प्रयोग करके भी आप आए हैं। किस तरीके से भूमिका आम आदमी पार्टी की रहेगी, क्योंकि अग्नि परीक्षा आपकी भी यहाँ पर आज है? सबसे पहले तो मैं सभी मतदाताओं से कहूंगा कि 230 सीटों पर जो भी मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग करें। दूसरी चीज है, आपने देखा होगा ऋषभ जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी हो कांग्रेस हो, इन चुनाव से मुद्दे गायब हैं। और अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में इतनी गुंडागर्दी नहीं होती थी। आप देखिए राजनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के ड्राइवर को गोली मारकर ही हत्या कर दी। आप जबलपुर देखिए, जबलपुर में भी यही हाल है। इसके बाद में आप आइए सिलवानी में तलवार से काट दिया गया, कांग्रेस का एक समर्थक था। तो इन लोगों की जो गुंडागर्दी है वो चरम पे जा रही है। दूसरी चीज़ है मोदी वर्सेस कमलनाथ की आप लोगों ने जो बात की है। देखिए इन लोगों ने मूल मुद्दे जो जनता के होते थे, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के मैनिफेस्टो से शिक्षा गायब है। स्वास्थ्य की बात इन लोगों ने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं कही कि जहाँ पे हॉस्पिटल, देखिए आप मुझे बात कर लेने दीजिए, आपका समय था, मैंने आपके समय में देखिए ये आप तो देश के आम चुनाव में भी फाइनल की राह पर हैं, लेकिन सेमीफाइनल में तो आप कम से कम यहाँ पर तो वो नजारा देखिए। बोल रहे हैं यहाँ पर टीवी पर बैठकर शिक्षा गायब है, कैसे झूठ बोल रहे हैं आप? मैनिफेस्टो पढ़िए हमारा, आप आज के पेपर में भी देख लीजिए, हमारी जो योजनाएं आई है उसमें भी आप फ्रंट पेज पर शिक्षा का दिया हुआ है सारा। ठीक है, लोगों ने ना तो शिक्षा की बात की, फिर झूठ, सच बोलिए वरना मैं बोलने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं चाहूंगा आपकी भूमिका किस तरीके से रहेगी राघव जी, क्योंकि देखिए आप तमाम आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोलिए। हाँ देखिए मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी इस बार किंग मेकर के रूप में उभरेगी, क्योंकि हम लोगों ने इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा है। हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे जितने संसाधन थे। हमने 66 सीटों पर चुनाव लड़ा और कई जगह पर हम लोग निर्णायक भूमिका में हैं। हो सकता है हमारे बहुत सारे कैंडिडेट इस बार जो इलेक्शन में हैं जीत कर आएंगे। तो आम आदमी पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है और भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हुआ है। देखिए इलेक्शन मैनेजमेंट चल रहा है मोदी जी का, और इलेक्शन मैनेजमेंट ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मोदी के नाम पे हिमाचल में भी चुनाव लड़ा था, क्या हुआ? पंजाब में भी चुनाव लड़ा था, क्या हुआ? दिल्ली में भी चुनाव लड़ा था। तो देखिए मोदी जी को इतना बड़ा अब चेहरा बचे नहीं है, उनकी हवा निकल रही है। केंद्रीय मंत्री हैं तो वो अपने गढ़ बचाने में नाकामयाब साबित होंगे। आप देखिए जैसे ही हम लोगों ने दिमनी से तोमर साहब को टिकट दिया तो उनके उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी को इन्हें टिकट दिया, वो सीट फंसी हुई है। वही हाल विजयवर्गीय जी का है, और विजयवर्गीय जी तो समझ चुके हैं, तो उनने किराने की दुकान भी खोल ली और उद्घाटन भी कर लिया है। दूसरी चीज़ है कांग्रेस को जनता मैंडेट देना ही नहीं चाहती, क्योंकि इन लोगों को सरकार चलाना आता नहीं है। 18 महीने की सरकार देख ली। मैं आपसे ये सवाल चाहूंगा, कितनी सीटों पर आपको भरोसा है किस बार आप यहाँ पर कहीं की सीटों पर कब्जा करेंगे? देखिए 66 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत सारी सीटें हैं। 18 से 25 सीटों पर हम लोग उलटफेर की स्थिति में हैं। और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मूल कार्यकर्ता हैं, हमने ना तो वंशवाद को टिकट दिया है ना ही परिवारवाद को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी में उन्हीं चेहरों को टिकट दिया है जो पढ़े लिखे थे, सक्षम थे। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आरपीजी में आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से सर आपने तमाम जिक्र किया कि सत्ता विरोधी लहर थी, और उसके बावजूद भी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो साइडलाइन किया गया, उसके बाद उनको 160 सभाएं उन्होंने की, लेकिन एक सवाल बीजेपी के लिए लगातार ये रहेगा कि क्या उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता था। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है वो जिस तरीके से सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए, ग्वालियर चंबल की सीटों का हम जिक्र करें तो फिलहाल इस बार क्या कुछ नतीजे ग्वालियर चंबल से देखने को मिल सकते हैं? क्या सिंधिया फैक्टर यहां पर काम करेगा, या फिर जो कांग्रेस का यहां पर पहले गढ़ था, कांग्रेस के पक्ष में यहां वोट देखने को मिलेगी? नहीं देखिए ऋषभ, ये कोई फैक्टर इस चुनाव में हमको लगता काम नहीं कर रहा।
और एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन किस तरह से उसको उसकी भरपाई कर रही भारतीय जनता पार्टी, देखने वाली बात होगी। और इन्होंने पूरा जिस तरह का मैनेजमेंट है चुनाव का, निश्चित रूप से आप देखे होंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चुनाव प्रचार और सभाएं अगर किसी दल की हैं तो भारतीय जनता पार्टी की, और बड़ा मैकेनाइज ढंग से चुनाव में निश्चित रूप से वो अपने प्रचार प्रसार में काफ़ी आगे रहे। कांग्रेस उतना उनके बराबर नहीं रही, अन्य दल भी लगभग अपनी सीमाओं में प्रचार प्रसार में रहे। तो जहाँ तक स्ट्रेटजी का सवाल है, स्ट्रेटेजिकली जो है भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब जनता, मान लीजिए रुझान अगर सीधे नहीं हो, सत्ता के विरोधी रुझान हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर जनता तय करने लगती है कि वोट किसको देना है। तो ये जैसे ग्वालियर चंबल संभाग में कोई फैक्टर आप बताइए, अन्य जगहों पर ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं, केवल एक ही फैक्टर जिसके सहारे जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है वो है मोदी फैक्टर जी। आपने देखा होगा, इसलिए मोदी का चेहरा सबसे ऊपर है और उसी फैक्टर पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पर आए, लेकिन आपने देखा होगा शुरू से ही कमलनाथ ही प्रमुख चेहरा थे और आज भी हैं। तो ये चुनाव का एक तरह से ये बता पाना कि ग्वालियर चंबल संभाग में क्या स्थिति होगी, हम जहाँ तक जमीनी रिपोर्ट, जहाँ तक हम जहाँ तक जाकर के सर्वे किए विभिन्न जगहों पर, ग्वालियर, इंदौर और आपका जो है भोपाल, सागर, तमाम जगहों पर, कुछ जगहों पर नहीं भी जा पाए और देखा तो कोई मतदाता बड़ा स्पष्ट नहीं है कि वो किसको वोट करने जा रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर बिल्कुल आरपी सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और निश्चित तौर पर जो फिलहाल हम समीकरण देख रहे हैं, टक्कर तो यहाँ पर इस बार देखने को मिलेगी। इस बीच आपको बड़ी अपडेट दे दें, जहां 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। कई जगहों पर ईवीएम के खराब होने की खबर सामने आई है। ईवीएम में खराबी के चलते मतदान प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें मिली हैं। ईवीएम में खराबी के चलते मतदाताओं में नाराजगी भी देखने को मिली है। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आई है, कई सीटों पर, कई बूथों पर ईवीएम के खराब होने की खबरें सामने आई हैं। कई जगह शिकायतें मिली हैं और इस सब के चलते मतदाताओं में नाराजगी है, क्योंकि समय निकालकर मतदाता अपने काम से समय निकालकर लगातार बूथ पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगह ईवीएम मशीन में खराबी होने की शिकायतें मिली हैं, जिसके चलते मतदाताओं में नाराजगी भी देखने को मिली है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। अग्नि परीक्षा सभी दलों की यहां पर है और साथ ही कई जो दिग्गज नेता हैं, कई प्रत्याशी हैं, उन्होंने मतदान भी किया है। तो देश का सेमीफाइनल है और लगातार इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्या किस्मत होगी, उसका फैसला आज यहां पर किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फराह खान जी के पास में आऊंगा, लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फराह जी, जिस तरीके से हमने पूरी चर्चा की है, एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हुआ, आपने तमाम बातें कहीं, मुद्दों को उठाया गया और आपने तमाम तरीके से पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। लेकिन 18 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी अगर फिर से मुकाबला कांटे का हो रहा है, तो क्या एक सवाल लोगों के मन में है, क्या उस तरीके से मुद्दे आप नहीं उठा पाए, या टक्कर अगर आमने सामने की इस बार है तो कहीं ना कहीं आप उस तरीके से पूरे पुरजोर तरीके से आगे नहीं आ पाए, जिसके चलते टक्कर देखने को मिल रही है? देखिए, अभी आप ही ने स्क्रीन पर दिखाया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम खराब आ रहे हैं और मतदाता इससे नाराज है। तो इससे समझ में आता है कि कितने बौखलाए हुए। ईवीएम निर्वाचन आयोग ने क्या किया, ये चुनाव एकदम तो नहीं हुए, सब बीजेपी के अधीन है सारे, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कानून व्यवस्था हो। हम लगातार शिकायतें करते आ रहे हैं जब से आचार संहिता लगी है। 300 से ज़्यादा शिकायतें हमने की हैं, किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक नोटिस तक किसी को नहीं गया है। और आप देखिए कि पुलिस वाहनों का, एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कई ऐसी गाड़ियां, एम्बुलेंस और पुलिस वाहन पकड़ाए हैं जिनमें नोट भर भर के यहाँ से वाहन किए जा रहे हैं। कहीं पर शराब पकड़ाई है, कहीं पर 100 लीटर से क्विंटल से ज़्यादा शराब पकड़ाई है। अब ईवीएम की मशीन में गड़बड़ी, मशीन खराब हो गई। ये कैसे, मतलब इतना बड़ा लोकतंत्र पर्व है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश है और इतने महान हमारे मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह की गड़बड़ी आना ये दर्शाता है कि इनकी नीयत में ही खोट है, इनकी नीयत में ही गड़बड़ी है। निर्वाचन आयोग इस पूरे इंतजाम करता है, लेकिन आप क्या अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी? बिल्कुल लगा रहे हैं। जब निर्वाचन आयोग में हम इनकी एक एक शिकायत कर रहे हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन क्या, कैलाश विजयवर्गीय तो सरेआम कह रहे हैं कि आचार संहिता से डरने की जरूरत नहीं है।
अफसरों को, कलेक्टरों को धमकी दे रहे हैं कि अगर कमल का ध्यान नहीं रखा तो शिवराज जी सबको देख लीजिएगा। तो ये सब आचार संहिता का उल्लंघन है। गोविंद सिंह राजपूत जी कह रहे हैं 25 लाख रुपए का प्रलोभन दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी 51,000 रुपए का बूथ को देने की बात कर चुके। तो ये सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन होने के बावजूद, सारे सबूत होने के बावजूद निर्वाचन आयोग ने इनके खिलाफ एक नोटिस तक जारी नहीं किया। और आज ईवीएम में गड़बड़ी में निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती हूँ इसके लिए कि ये बीजेपी के अधीन ही काम कर रहे हैं। और रही बात, अभी ये चर्चा हो रही थी इस बीच में कि इन्होंने बहुत चुनाव प्रचार किया और बहुत कांटे की टक्कर दी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 50 से 80% का जो कमीशन है वो पैसा इनके पास है तो ये करेंगे ही ना। हम तो भैया विपक्ष में, हमारे नेताओं के पास, हमारे जो प्रत्याशी उनके पास जो अपनी निजी पैसा है हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, हम सरकारी खजाना नहीं लुटा रहे हैं। फराज जी, मैं इन तमाम आरोपों का जवाब बीजेपी से लूंगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने सवाल आपसे किया कि आपने 150 प्लस सीटों का पहले दावा किया, तमाम नेता आपका दावा कर रहे थे, लेकिन जो टक्कर अब मिल रही है, क्या वजह है कि अब आप बिल्कुल कांटे की टक्कर पे आ गए? आप पहले 150 सीटों का दावा कर रहे थे। हम तो अभी भी कर रहे हैं, हमने तो नहीं बोला कि हम उससे नीचे आ गए हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी आए थे, अभी पिछले हफ्ते में, उन्होंने बिल्कुल बोलकर गए कि हमें 150 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। तो ये कांटे की टक्कर जो है ये यही बोल रहे हैं, इनके लिए लग रहा है कांटे की टक्कर है। ये कांटे की टक्कर नहीं होती तो ईवीएम की जो गड़बड़ी अभी आप ही ने दिखाई, ये सब नहीं होता। कांग्रेस प्रत्याशियों को मारा जा रहा है, कांग्रेस प्रत्याशियों के लोगों की हत्या की जा रही है। अभी परसों ही कांग्रेस कार्यालय में कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की। तो ये सारे तमाम हथकंडे ये अपना चुके हैं, पैसे का बल, प्रशासन का बल, गुंडागर्दी, ये सब जो ये कर रहे हैं ये दर्शाता है कि इन्होंने हार मान ली है और कोई कांटे की टक्कर नहीं है। ठीक है, तमाम आपके जो आरोप हैं मैं प्रतिक्रिया लूंगा। आशीष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष जी, जिस तरीके से कांग्रेस अभी से कह रही है कि आप तमाम जो गड़बड़ियां आगे कर सकते हैं और जिस तरीके से आपकी कमीशन खोरी का आरोप पहले से कांग्रेस लगाती रही है, वो आरोप यहां पर फराज जी ने लगाया है। देखिए, अभी मेरी जो बहन कांग्रेस की बोल रही थी, मैं उनको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था होती है जो निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण कराती है। और यदि आपको निर्वाचन आयोग पर ही विश्वास नहीं है तो कैसे माना जाए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि चुनाव को लड़ते समय हमारा निर्वाचन पे विश्वास होना चाहिए और निर्वाचन पे विश्वास पर ही हम चुनाव लड़ पाते हैं, ये बात है। दूसरी बात, जहां आप ये बोल रहे हैं कि प्रचार प्रसार की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार इसलिए इतनी तेजी के साथ होता है क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो या प्रदेश स्तर के नेता हो, सभी नेतागण लगातार प्रचार में होते हैं और हमारा मूल उद्देश्य होता है कि हम चुनाव में हैं तो चुनाव को चुनाव की तरह लड़ें और चुनाव की तरह ही हम उसको लड़ने का प्रयास करते हैं। आपकी तरह नहीं कि आपके पास आज परिस्थितियां यह है कि मध्य प्रदेश में केवल कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दो चेहरे हैं, परंतु आप संपूर्ण चुनाव के समय और पूरी प्रक्रिया के दौरान, प्रचार के दौरान दिग्विजय सिंह जी को अलग थलग रखा और इन दोनों की जो कुर्ता फाड़ने की बात सामने थी उससे यह स्पष्ट भी हो गया था कि इन दोनों के बीच में भी मतभेद और मनभेद है। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी जब टिकट वितरण हुआ तो लगातार, यदि दिग्विजय सिंह जी के समर्थक को टिकट मिला है तो उन्होंने कांग्रेस के कमलनाथ जी के जो समर्थक थे उसके खिलाफ, कमलनाथ जी के खिलाफ और कमलनाथ जी के समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी की। तो ऐसा प्रतीत होता रहा संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर लगातार कि कांग्रेस लगातार घमासान रहा है आंतरिक रूप से और इन सब चीजों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और आने वाला जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम आपकी बातें हैं, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और सीधे राघव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी का अगर जिक्र करें मध्य प्रदेश में तो आपने भूमिका का जिक्र भी किया और आपने कहा 66 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक कॉमन सवाल जो कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है बीजेपी पर कि ईडी और सीबीआई और सरकारी जो एजेंसियां इनका दुरुपयोग होता आया है, इस बार आपके यही मुद्दे हैं या इनके इतर भी? आप यहाँ पर जो जमीनी मुद्दे हैं, आपने कई का आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुद्दे नहीं उठाए, बीजेपी ने नहीं उठाए, तो इसके अलावा भी ये मुद्दे हैं या फिर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और जो एजेंसियां इनका दुरुपयोग हुआ है? देखिए, जो एजेंसियों का तो दुरुपयोग हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, इनका छुपन छुपाई का खेल चलता है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और
तो बीजेपी विपक्ष में है, तो बीजेपी वहां पे कहती है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे छत्तीसगढ़ में तो हम संविदा कर्मियों को पक्का कर देंगे। अब यही बात देखिए मध्य प्रदेश में, कांग्रेस विपक्ष में है, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो संविदा कर्मियों को पक्का करेंगे, और बीजेपी यहाँ पे सत्ता में है। तो ये दोनों लोग सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। पंजाब में देखिए भगवंत मान सरकार ने जितने भी कच्चे कर्मचारी थे धीरे धीरे से उनको पक्का कर दिया। अभी देखिए आपने दिल्ली में देखा होगा नगर निगम के कर्मचारियों को दीपावली पर हमारे केजरीवाल जी ने पक्का कर दिया। तो जो जनता के जो मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे से मुद्दे होते हैं, ये लोग उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वही हम लोग काम की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा मोदी जी का इलेक्शन मैनेजमेंट चल रहा है, उसमें सिर्फ चेहरे। लेकिन राघव जी, मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है, बीजेपी कांग्रेस की यहाँ टक्कर ज्यादा देखी गई, यहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी जमीन पूरी बना नहीं पाई है। देखिए मध्य प्रदेश में विकल्प नहीं था। मध्य प्रदेश में इन लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि या तो आप देखिए दोनों पार्टियों का परिवारवाद है। अभी अब मैं कांग्रेस के परिवारवाद की बात करूं तो इनमें देखिए दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, उनके लड़के जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाई लक्ष्मण सिंह चांचौड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भतीजे प्रियव्रत सिंह वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही बीजेपी में देखिए आप, तो तमाम जो चेहरे हैं वो परिवारवाद वंशवाद को ये लोग बढ़ावा देते हैं। असल मुद्दों की राजनीति ये लोग करना ही नहीं चाहते हैं। आप देखिए शिक्षा में मध्य प्रदेश का क्या हाल है। राजधानी के 9 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, यही हाल इंदौर का है। और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे कई 9000 के करीबन स्कूल हैं जिनमें शिक्षक ही नहीं है। हाँ। और स्वास्थ्य की बात करें आप, तो मैं बता रहा हूँ बुधनी का स्वास्थ्य मॉडल ये है कि बुधनी में आपको खांसी हो जाए तो आपको पर्चे पर रेफर कर देंगे कि या तो होशंगाबाद के नर्मदापुरम चले जाइए या फिर हमीदिया में रेफर कर देंगे। तो इन लोगों ने स्वास्थ्य को लेकर कोई ऐसा कदम उठाया नहीं है। मध्य प्रदेश में बड़े बेहाल हैं, आपने देखा होगा तमाम जगह ठेले पर सौ ले जा रहे हैं या मोटरसाइकिल पर लाद के ले जा रहे हैं। तो ये इनका स्वास्थ्य मॉडल है। अब हम बात करें भ्रष्टाचार की, तो देखिए मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार हुआ है। आपने एजेंसियों की बात की, तो देखिए अभी तोमर जी के लड़के का 1000 करोड़ रुपए का जो वीडियो वायरल हुआ, अब उस पे आप देखिए एफआईआर किस पे कर दी, वीडियो वायरल करने पे। तो इन लोगों ने जो संस्था है उनका सच्चाई है कि ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। उस पर कोई कार्रवाई हुई, ईडी ने कोई नोटिस भेजा, सीबीआई ने कोई नोटिस भेजा, नहीं भेजा। तमाम तरीके के इनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। 50-50 एकड़ जमीन है, आप बताइए 50 साल की उम्र में आपको ससुराल पक्ष से मिल रही है, उस पर कार्रवाई होती है। इनके एक मंत्री हैं बुंदेलखंड के, मैं नाम लूंगा नहीं, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप है। मोदी जी ने या पिछली बार भोपाल के दौरे पर आए थे तो सभा से हड़का कर भगा दिया था, रखा नहीं था। अब मोदी जी भोपाल में आकर बोलते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। देखिए उन्हीं अजीत पवार। ठीक है, मैं आपको राघव जी रोकना चाह रहा हूं और सीधा हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल ने मतदान को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं से ये प्रार्थना करता हूं, हम आज बिल्कुल तत्काल ही मतदान केंद्रों पर जाएं और 100% मतदान के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और मैं उम्मीदवार हूं और मेरी पार्टी के लिए मैं जरूर चाहूंगा कि आशीर्वाद मिले और मत मिले। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गोविंदपुरा सीट से कृष्णा गौर बीजेपी प्रत्याशी मतदान करते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां तमाम प्रत्याशी मतदान कर रहे हैं और यहां पर कृष्णा गौर मतदान करते हुए दिखाई दे रही हैं। और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, तमाम यहां पर गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन राघव जी ने अपनी बात रखी है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आरपी सर, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से मैंने फराजी से भी सवाल किया था कि कांग्रेस 150 सीटों का जिक्र कर रही थी लगातार कि 150 पार जाएंगे, लेकिन अब जो हम और आप जो स्थिति देख रहे हैं फिलहाल, जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है, कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कांटे का आंकड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है, कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो स्थिति बनी है, क्या कांग्रेस तमाम मुद्दे नहीं उठा पाई है या फिर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल ऐसा किया है कि तमाम एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी अच्छा परफॉर्म करने जा रही है? नहीं, देखिए ऋषभ जी, नो डाउट कि ये भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल तो काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है। अब वो कितना सफल होती है वो तो चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, 150 सीटों के जीतने का दावा, देखिए पुराने एक सर्वे आए जिसमें कांग्रेस को बढ़त बताई गई है, कहीं 130 सीट, कहीं 140 सीट जी, कहीं मतलब इस तरह का बढ़त कुछ सर्वे कुछ न्यूज चैनल ने किया होगा। अब उनका सर्वे कितना सच है वो तो बात की बात है, लेकिन कांग्रेस को उससे लगा कि नहीं, हम कहीं न कहीं पर जो है बीजेपी से आगे हैं।
आप देखिए जिन विभिन्न क्षेत्रों का मतदान करने की मतदाताओं का जो रुझान है उसकी तासीर है अलग अलग है। जैसे मालवा चंबल में, जैसे मालवांचल में आप जाइए तो वहाँ का कुछ मतदाता अलग ढंग से है। चंबल, ग्वालियर, विंध्य, इसके अलावा महाकौशल, तो अलग अलग जगहों पर कुछ बहुत सारे आदिवासी बहुल इलाके हैं जहाँ पर कि रुझान कुछ अलग है। तो इस तरह से कह पाना मुश्किल है कि कौन आगे है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली बात है। एक जो पहले से प्रचारित किया जा रहा है दोनों दलों के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के भी द्वारा कि हम जो है काफ़ी अच्छी लीड, मतलब हमारी भी सीटें काफ़ी बहुत ज़्यादा होंगी। हमें एक चीज़ जो पूरा भ्रमण करने के दौरान ये पता चला कि ये तो बात तय है कि कांटे की टक्कर बताई जाती, लेकिन जनता इस बार जो है पिछले बार का जो चुनाव देखा और मैंडेट एकदम मार्जिन पर था। आप देखिए बहुत कम सीटों का अंतर था दोनों दलों के बीच में, और सरकार देखिए किस तरह से मतलब गिरी। एक सरकार से कुछ लोग चले गए तो दूसरी सरकार भारतीय जनता लेकिन आरपी सर, क्या जनता कोई कंफ्यूजन में है? या वोटिंग तो आज हो रही है, लेकिन जो अगर एक वोटर के नजरिए से देखा जाए, क्योंकि इतने केंद्रीय नेता यहाँ पर आए, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा गया और तमाम कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया, तो क्या एक पसोपेश की स्थिति बनी रही कि जनता ने यह पहले तय कर लिया था कि किसको वोट देना है, या फिर आखिर तक ये दौर चलता रहा? नहीं, देखिए हमें लगता है कि इस चुनाव में पेशोपेश की स्थिति कम होगी। पिछले चुनाव में देखा होगा आपने कि जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा के बीच जो वोटों का अंतर बहुत कम था, इस बार ऐसा हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए। जनता पिछला जो देख चुकी है, रिजल्ट देख चुकी है, तो या तो एक जिसको भी वोट देगी, हमें लगता है कमोबेश बहुमत तो जरूर, जिस दल को भी सत्ता मिलेगी वो बहुमत के करीब बहुमत जरूर बना लेगी, बहुमत में रहना चाहिए। अब रही बात है कि किस तरह का जो अन्य दल हैं, छोटे छोटे दल हैं या जो तीसरे दल हैं, वो कितना मतलब इसमें असर डालते हैं, ये भी देखना होगा। और ख़ास करके विंध्य के इलाके में जहाँ अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी ने जोर लगाया है। इसी तरह से आप देखिए ग्वालियर चंबल संभाग में बसपा है, सपा है, ये सब सारे दल जो हैं जिस तरह से कहीं न कहीं पर प्रयास कर रहे हैं और वोटों में जो है सेंधमारी जरूर कर रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति क्या होगी इस पर निर्भर करता है, न कि इस पर कि किस दल को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहा है, सबसे ज़्यादा आगे है भाजपा कांग्रेस में। अगर ये दल कहीं से प्रभावित कर रहे होंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, तब शायद मान लिया जाए कि कांटे की टक्कर हो सकती है। अन्यथा हमें लगता है, जहाँ तक मेरा मतलब सर्वे है या मैंने जाके ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की, तो वहाँ पे लगता है कि जनता आजकल क्या है कि एक तरफा मैंडेट देती है। बहुत सारे चुनाव को आप देखिए, आप कर्नाटक देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जहाँ भी देखिए, हिमाचल देख लीजिए, मतलब अगर जनता ने मानस बना लिया तो वोट करती है। तो ये कह पाना कि यहाँ कांटे की टक्कर होगी, हमें लगता है कि निश्चित तौर पर जनता ने तो अपना मत तय कर लिया है और आज अपने मत का प्रयोग भी कर रही है, और 3 दिसंबर को परिणाम भी हम देखेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आशीष जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके से आपने तमाम सीटों पर, तमाम अगर प्रदेश के अंचलों की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल हमेशा ही मध्य प्रदेश की सियासत का मुख्य केंद्र रहा है। इस बार आपको क्या कुछ लगता है कि सिंधिया जी आपके साथ हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस का वोट बैंक यहां पर पहले से ही मजबूत है, क्या कुछ आपको लगता है? तो खैर आशीष जी हमारे साथ अभी तकनीकी खामी के चलते नहीं जुड़ पाए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राघव जी के पास आऊंगा। राघव जी, जिस तरीके से आपने तमाम दावे किए हैं, आपने जहां भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका में आप थर्ड पार्टी के रूप में हैं, तो किस तरीके से आपकी आगे की रणनीति रहेगी? जो भी आप अगर विधायक, जो आपने कहा कि तमाम सीटों पर आप कोशिश करेंगे कि जीत हासिल कर सके, जितनी मैक्सिमम हो सके, क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? क्योंकि अगर कांग्रेस के पास कम सीटें होती हैं, बहुमत का आंकड़ा तय करने में किसी को कहीं की सीटों की कमी आती है, तो आप किसका समर्थन में आगे जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कार्यवाही करेंगे। दूसरी चीज़ है जो मूलभूत मुद्दे जिनकी बात आम आदमी पार्टी हमेशा करती रही है, हम लोग काम की राजनीति पे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की स्थिति है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। आप देखिए मध्य प्रदेश में, मैं फिर जिक्र करूंगा, एक नर्सिंग घोटाला हुआ है, 5 साल हो गए बच्चों के एग्जाम नहीं हो रहे, कम से कम 25,000 से 50,000। राघव जी, मेरा मुख्य सवाल ये था कि थर्ड पार्टी के रूप में आप किस दल का आगे चल के सहयोग करेंगे, क्योंकि आप जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, आप गठबंधन में साथ में चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर भले ही आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि आगामी अगर आप कुछ सीट जीतते हैं तो आप कांग्रेस के आगे समर्थन में रहेंगे? देखिए, अभी तो समर्थन का ऐसा कोई बात नहीं है, और हमारा जो हाईकमान है, हमारे नेता हैं माननीय केजरीवाल जी, वो इसमें कोई डिसीजन लेंगे। और
दूसरी चीज़ है कि आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों ने जिस तरीके से 66 सीटों पर चुनाव लड़ा है और बहुत सारी जगहों पर हम लोग उलटफेर की स्थिति में हैं और अच्छा परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के इस चुनाव में करने वाली है। निश्चित तौर पर बढ़िया परफॉर्मेंस आपका रहेगा, हम भी शुभकामनाएं देते हैं। सभी दलों को शुभकामनाएं हैं, जो भी बेहतर हो, जो भी मुद्दे लेकर आए वो आगे अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन आरपी सर से मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा। आरपी सर, जिस तरीके से जो घोषणा पत्र जारी किए गए, बीजेपी हो कांग्रेस हो, तमाम योजना का जिक्र हुआ, लाडली बहना का जिक्र हुआ, क्या आपको लगता है कि संक्षिप्त में आपसे कमेंट चाहूंगा? देखिए ऋषभ जी, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि दोनों दल ने महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया है, चाहे वो लाडली बहना के माध्यम से, चाहे नारी शक्ति के माध्यम से। मतलब जो जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं, ज्यादा फोकस महिलाओं पर ही किया गया है। और दोनों दल को लगता है कि आधी आबादी के सहारे जो है वो चुनाव में की बैतरणी पार करेंगे। तो हमें लगता है कि जो आज की डेट में दोनों घोषणा पत्र हैं, हम ये नहीं कहते कि लोगों को नहीं मिलना चाहिए, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लोगों को राशन मिलना चाहिए ताकि लोग भूखे न मरे, लोगों को रोजगार नहीं है तो पैसा मिलना चाहिए। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। जिस प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो और प्रति व्यक्ति समझिए लगभग 50,000 रुपए के कर्ज के आसपास है, जो साल के 20,000 करोड़ रुपया आप ब्याज में देंगे, उस प्रदेश में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ये बात है कि आज आपने अखबार की हेडलाइन देखा होगा ऋषभ जी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये पैसा जब जाता है तो आर्थिक मजबूती होती है। मैं मानता हूं, जब मार्केट में बाजार में पैसा होता है तो निश्चित रूप से बाजार मजबूत होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी व्यवस्था भी होती है। सारा पैसा डाल के बाजार में और बाजार को मजबूत करने वाली बात थोड़ी सी कहीं पचती नहीं है। लेकिन ये दल हैं, राजनीतिक दल हैं, जो अपने अपने वायदे कर रहे हैं और जनता को उसके माध्यम से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद उसी के आधार पर वोट पाने की। बिल्कुल फ्री वीज की वाकई में जो प्रतियोगिता हमने देखी है दोनों ही दलों में, अगर कोई इतने फायदा दे रहा है तो उससे बढ़कर दूसरा दल सामने आ रहा है। और इसकी गंभीरता तो इस लिहाज से भी समझी जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट को भी आकर कहना पड़ा कि क्या कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, मतदान आज हो रहा है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। देखना होगा जनता किसे स्वीकार करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी चुनाव को लेकर महाकवरेज स्वदेश न्यूज पर लगातार जारी है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।